तो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी और साथ के साथ मैंने ये कहा था कि मैट्रिक्स में जो मैंने माइनर और कोफैक्टर वाला पार्ट कवर किया है उसको भी आप देख लेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का वो लिंक दे रखा था ऑलरेडी। आज वाली क्लास में प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे और उस पर देखते हैं कि आईआईटी ने कितने इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं। सीधे दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, बट उसको डिफरेंट वे में कैसे यूज करना है। मतलब लाइक आप दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नया डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन जो नया डिटर्मिनेंट है उससे क्या आप वो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इस बात पे चर्चा करेंगे। जेई ने कई सारे ऐसे सवाल पूछ रखे हैं। कहने का मतलब जैसे दो मैट्रिक्स तुमने गुणा कर दिया, एक नई मैट्रिक्स बन गई। अब वो नई मैट्रिक्स जो तुम्हारे पास है, क्या उसको देख के तुम बता सकते हो किन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है? अगर आप ये गेस कर पाएंगे तो डिटर्मिनेंट के कई सारे सवाल आसान होंगे। इसी को मैं रिवर्स वर्किंग बोल रहा हूं, ठीक है। ये भी हमें गेस करना होगा कुछ सवालों में। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, इसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी। और बच्चे आपके पास कोई दूसरा भी डिटर्मिनेंट है जिसका नाम मैं रख देता हूं डेल्टा 2। इसकी जो एंट्रीज हैं सपोज वो ई एफ जी एच हैं। अब तुम्हें ये दोनों डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक। तो आप जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे वो टैक्टिस आप यहां यूज कर सकते हो। कहने का मतलब यहां पे तुम्हारे पास ये रो वेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली मतलब इसके रो लेने हैं और दूसरे वाले के कॉलम्स लेने हैं। यहां पे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो बच्चे आप अगर दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो R1 डॉट C1, कुछ याद आया? फिर ये R2 C1 के साथ जाएगा यहां पे R2 डॉट C1। इसी प्रकार अब R1 डॉट C2 और यहां पे R2 डॉट C2। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये R1 वेक्टर क्या होगा आपका? AI प्लस BJ। अच्छा, C1 वेक्टर क्या होगा? EI प्लस GJ, राइट। R2 वेक्टर क्या होगा? CI प्लस DJ और C2 वेक्टर FI प्लस HJ। यानी यहां पे मैं इन वेक्टर्स को लिख देता हूं। ये जो C1 वेक्टर है दैट विल बी EI प्लस GJ। जो C2 वेक्टर है दैट विल बी FI प्लस HJ। बच्चे इसी प्रकार आप R1 वेक्टर को भी लिख सकते हैं। मैं उधर ही लिख देता हूं R1 वेक्टर ये होगा AI प्लस BJ एंड R2 वेक्टर CI प्लस DJ। इसी प्रकार आप n क्रॉस n ऑर्डर की अगर दोनों डिटर्मिनेंट n क्रॉस n ऑर्डर के लेंगे, मैट्रिक्स नहीं, तो ऐसे केस में आपके जो वेक्टर्स होंगे वो n डायमेंशनल वेक्टर होंगे। मींस में आप अब कैसे i j k के बाद क्या लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख लो, वहां पे I1 I2 I3 I4 I6 I7 अप टू IN। मतलब I1 कैप, I2 कैप, I3 कैप अप टू IN कैप। हालांकि जो हमें ज्यादातर केस मिलेंगे वो 3 डायमेंशनल तक ही मिलेंगे, I J K जिसमें होते हैं, राइट। 3 क्रॉस 3 की चर्चा तुमसे ज्यादा करी जाती है। तो बच्चा इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका होता है। ये तो फर्स्ट टेक्निक हो गई अपने पास मल्टीप्लाई करने की। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं
मान लिया आपके पास ये डेल्टा वन जो डिटर्मिनेंट है, यहां कुछ और लिख लेता हूं, A1 A2 B1 B2, और डेल्टा टू डिटर्मिनेंट बच्चे C1 C2 D1 D2। आप रो और रो को भी मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हैं। ये भी ज्यादातर बुक्स में ये टेक्निक दी होती है। मतलब आप, ये आपका पहला रो वेक्टर है R1 R2, यहां पे मान लेते हैं R1 डैश R2 डैश, R1 डैश एंड R2 डैश, राइट। आप इन वेक्टर्स को लिख लो। तो सबसे पहले आपको R1 वेक्टर लिखना है। आप रो वाइज भी बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं वेक्टर्स लिख देता हूं। तो R1 वेक्टर है साथी A1I प्लस A2J, और R2 वेक्टर ये होगा साथी B1I प्लस B2J। सिमिलरली R1 डैश ये वेक्टर होगा C1I प्लस C2J, एंड R2 डैश वेक्टर जो होगा ये होगा D1I प्लस D2J। ये आप लिख लो। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चा, इस केस में मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर ही, देखो यहां पे आप R1 और R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू। देखो बच्चा, आप ऐसे भी लिख सकते हो R1 डॉट R1 डैश वेक्टर, फिर ये इसके साथ मल्टी, देखो पहले ये इसके साथ, फिर ये रो इसके साथ, यानी यहां पे आएगा R2 डॉट R1 डैश वेक्टर। अब ये R2 रो वेक्टर लेंगे, इसके साथ जाएगा, तो R1 डॉट R2 डैश वेक्टर, R2 डॉट R2 डैश वेक्टर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। आप इन दोनों वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। देखो बच्चे, आपके पास बस ये वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। सपोज डेल्टा वन कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4, और मेरे लाल आपके पास कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा टू जो है 1 -2 -3 -5। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल वैल्यू भी आपको निकालना है। चलिए, कुछ लोग रो वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ लोग कॉलम वाइज, आप आपस में वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं यहां रो और कॉलम का कर रहा हूं, आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर लो। मैं रो और कॉलम का प्रोडक्ट लिख रहा हूं बच्चे। तो ये रो वेक्टर और ये वाला कॉलम, तो मीन्स 1 -6 -5, फिर 3 -12 -9 -2 -10 -12 -2, यानी यहां पे -6 -20 -20। चलो इसको एक्सपैंड करें जरा, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू देखो बच्चे कितनी आ रही है, $22। ये देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, रो और कॉलम का, राइट। अब देखो दूसरा तरीका, सेकंड। इस बार रो और रो का प्रोडक्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट की एंट्री अलग अलग आएंगी बट वैल्यू फाइनली अफेक्टेड नहीं होगी। तो रो और रो का गुणा करते हैं, ये रो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 -4 यानी कितना होगा -3, फिर ये इसके साथ आएगा 3 -8 यानी -5, फिर अब इसको मैंने लिया -3 -5 उसके दूसरे रो को पहले के साथ गुणा किया, -3 -10 -13, यहां पे होगा तो -9 -20,
तो यहां पे आएगा 87 माइनस 65। अच्छा, बहुत से लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि किताबों में यही वाला दिया होता है, रो और रो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको लगता है कि डिटर्मिनेंट में केवल रो और रो का ही प्रोडक्ट चलता है। ऐसा नहीं, आप रो और कॉलम बेसिस पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। हाँ, हालांकि मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट की एंट्रीज अलग अलग आएंगी, लेकिन फाइनल वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी। ये समझ आ गया अच्छे से। ये तो डिटर्मिनेंट को सीधा मल्टीप्लाई करने वाली बात है, लेकिन एग्जाम में आपसे इस पे कभी सवाल नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा था उसकी चर्चा आप करते हैं, ये पहले नोट कर लो आप। तो चलिए भाई, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का बच्चे डायरेक्ट प्रॉब्लम है। हमें चर्चा करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पे इनडायरेक्ट कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और जो कि जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं, जल्दी क्लिक नहीं करेगा। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जैसे सवाल के तौर पे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कुछ सेट करने की। देखो बच्चे, यहां पे मैं ऐसे कहता हूं, इफ ए बी सी एंड पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर रियल नंबर्स, then determinant cos a minus p cos a minus q cos a minus r cos b minus p cos b minus q cos b minus r cos c minus p cos c minus q cos c minus r will be, एक बार मैं विजिबिलिटी देख लेता हूं इसकी, विल बी। और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहां पे क्या करना है, अगर आप इसको सीधे एक्सपेंड करोगे तो हो सकता है आप इसमें कुछ ना कर पाओ, और थोड़ी देर में आप एज यूजुअल इस सवाल को छोड़ दोगे। लिख लो, पूरा सवाल कंप्लीट कर लो। आप एक बार सोच सकते हो, कोई आइडिया आपको स्ट्राइक कर रहा है क्या? कुछ भी अगर आपको स्ट्राइक करे बताओ। एक्सपेंड करके पागल हो जाओगे इतना बड़ा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 1 घंटे में 25 सवाल करने होते हैं, नहीं कि घंटे में 1 सवाल करने हैं। बताओ क्या लगाना चाहिए, क्या फायदा हो रहा है? कर लो, C1 माइनस C2 से क्या फायदा होगा? आर माइनस R2 कर लो। एक्सपैंड कर लो, पर कुछ कटे बटेगा नहीं। अब तुम तो बोलो ट्रिग्नोमेट्री सवाल ही नहीं पूछा था, तुम्हारी बात ही अलग है।
अब देखो इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। सब में ही कहानी है, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। कॉस कॉस साइन साइन सब में आने वाला है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं ये सोच रहा हूं किन्हीं दो डिटर्मिनेंट को क्या ये मल्टीप्लाई करने पे मिल सकता है, जरा ये बात देखते हैं। मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट कॉस ए कॉस ए साइन ए 0। बस 1 मिनट, इसको मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करूं, रो वाइज कर लें, कॉलम कर लेते हैं। चलो आदत है वैसे ही कर लेते हैं भाई, अरे बिल्कुल आपकी आदत पे चलते हैं। तो कॉस ए साइन ए 0 और यहां पे मैंने ले लिया कॉस पी साइन पी 0। चलो रो और कॉलम मल्टीप्लाई हुआ क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस 0, यानी कॉस ए माइनस पी। गॉट इट। अब यहां की एंट्री करते हैं, यहां पे b माइनस पी चाहिए, तो सिमिलर कॉस b 0, ये भी मिल गया, b माइनस पी भी। ये तो भाई कहानी समझ आ गई। कॉस c ये मिल गया, ये तो पूरा कंप्लीट होगा। अब इसके लिए q चाहिए तुम्हें, तो यहां पे cos q, अरे कुछ समझ आ रहा है, यहां पे cos r, दोनों डिटरमिनेंट में एक एक, इसमें कॉलम 0 इसमें रो 0, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो फाइनल आंसर विल बी 0। करके देख लो, हो जाएगा, मेरे को दिखा देना। बिल्कुल नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे। एक्सपैंड करके भी कर सकते हो, हाँ, उससे अधिक तुम ट्रांसफॉर्मेशन में पागल हो जाओगे। एक्सपैंड करना फिर भी बेटर आइडिया, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री कर लो आप, फिर सबको खोल दो। प्रैक्टिस, इसी का नाम मैथमेटिक्स है। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये टफ ही नहीं है, लड्डू सवाल है। कल अभी आज व्हाट्सएप कर देना मेरे को। चलिए आगे चलते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है बताओ लाल आप। तो अगला सवाल इसी बात पे लिख लो, जब ये आसान है दूसरा कर लो फिर। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 and one more thing is given to you, and Sn equal to alpha raised to the power n plus beta raised to the power n, where n is greater than equal to 1, then
हमारे प्यारे प्यारे गंदे गंदे बच्चों क्या कैलकुलेट करना है? डिटर्मिनेंट 3 1 प्लस S1। गंदे गंदे के ऊपर तुम लोग डाउट नहीं पूछते, काम करके नहीं आते हो, इसलिए तुम्हारा पूरा जीवन ही डाउट में है। 3 1 प्लस S1 1 प्लस S2 1 प्लस S1 1 प्लस S2 1 प्लस S3। हालात सही है? 1 प्लस S2 1 प्लस S3 1 प्लस S4। इसकी वैल्यू बतानी है। दिस विल बी, तो डिटर्मिनेंट में जो बच्चों को दिक्कत होती है वो कैलकुलेशन की होती है, और सारे सवाल आपको ऐसे लग रहे हैं कैलकुलेटिव, बट है महालड्डू सवाल। अब इसमें पिछली क्लास की भी कुछ बातें मैंने यूज कर रखी हैं, अगर वो नहीं पता तो भी फंस जाओगे, और बाकी आज वाली बात तो है ही है, करो। इससे बड़ा गेस क्या है कि तुम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो, उसी से करना है, आपको इतना पता है एटलीस्ट। एग्जाम में तो ये भी नहीं पता होता है, पूरे डिटर्मिनेंट में कुछ भी हो सकता है। चलो पहले कुछ कुछ गेस करो। ये ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनमें आप स्टार्ट किए बगैर आगे बढ़ जाओ। जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। कॉपी में करो। पहले आप सबकी वैल्यू रख लो, S1 S2 जो भी हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। देखो यहां पे आप पहले सबकी वैल्यू रखो, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा आएगा 3 1 प्लस S1 का मतलब 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। S2 का मतलब 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बार लिखने की आदत तो बनाओ, तब आप सवाल कर सकते हो। 1 प्लस S1 यानी 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके बाद 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस एल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। जो यहां बच्चे 3 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी तुम्हें इसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने, इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। लग भी रहा है कि नहीं, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है 3 क्रॉस 3 का। ये बात समझ आ रही है? तो देखो मैं कोशिश करता हूं लिखने की। इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, डिटर्मिनेंट 1 1 1। चलो वहां भी 1 1 आएगा, तो तीनों मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएंगे। इसके बाद 1 एल्फा बीटा, इसके बाद 1 एल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने एंट्री रो वाइज लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए? रो और कॉलम में भी बना सकते हो। यहां पे यही सेम रखते हैं, 1 1 1 1 एल्फा बीटा, 1 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कैसे गेस किया? बहुत आसान है, देखो 3 ये इस पे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, इधर गया 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर दूसरा रो गया, पहले के पास ये मिला, दूसरा दूसरे के पास ये मिला, दूसरा यहां गया, फिर तीसरा रो गया, पहले के पास ये मिला, यहां ये लिखा हुआ है। और ये अभी कल पढ़ा था, ये क्या होता है? कोई बताएगा क्या लिखा था? एल्फा माइनस बीटा। अगर ये एल्फा बीटा गामा होते तो ए बी सी था, चेक करो, कल ही लिखा था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, राइट?
तो यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस, देखो एक को एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चे, 1 माइनस एल्फा, फिर एल्फा माइनस बीटा माइनस 1, और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि वही सेम दूसरे में भी आएगा। अच्छा, अभी तो यूज नहीं किया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अब करेंगे यूज। तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मिल ही जाएगी ना, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो इसको बता दिया, कौन सी बहादुरी का काम कर दिया। यहां तक की बात समझ आई। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अलग कर लो। देखो बच्चे, यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अलग कर लो, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां लिख लो 1 माइनस अल्फा, बोलो सर बीटा माइनस 1 था, क्योंकि स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, मन करे इसको एक्सपेंड कर लो, या यहां भी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। आप अगर ऐसे लिख लो तो चाहो तो एक्सपेंड ना करो, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 1 माइनस अल्फा को अल्फा माइनस 1 लिखो, माइनस बाहर आएगा, स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर क्या होता है, डी अपॉन ए स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आती है, स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए का मॉड्यूलस। अगर डिफरेंस ऑफ रूट का मैंने लिखवा रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन ए पूरे का मॉड्यूलस। फिर से रिपीट करता हूं, क्वाड्रेटिक में अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन ए का मॉड्यूलस। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या होगा, डी अपॉन ए स्क्वायर। याद है, अच्छी बात है, याद रहना चाहिए। अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 का स्क्वायर है ये। अब ये सीधे या तो आप एक्सपैंड कर दो, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा से, वो भी कर सकते हो, आसान है। इसको सीधे कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा, अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। देखो, इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा हैं, तुम्हें ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 हो। रूट्स मतलब क्या हो रहे हैं, एक से घट रहे हैं, तो आप पूरे क्वाड्रेटिक को बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, बाउंस कर गया। अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 रूट्स हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी भी ग्राफ को आप फॉरवर्ड शिफ्ट करते हो, y बराबर एफ एक्स के ग्राफ को, तो x को x माइनस ए से रिप्लेस करते हो, जहां पे a पॉजिटिव है। बैकवर्ड के लिए x को x प्लस ए से रिप्लेस करते हो, राइट। तो यहां पे क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा थे, लेकिन अब वो अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 हो रहे हैं, मतलब घट रहे हैं, रूट्स कम हो रहे हैं, यानी ग्राफ किधर गया होगा, बैकवर्ड। ये बात समझ आ रही है। तो इसी क्वाड्रेटिक में x की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस 1, तो उससे ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, इसके रूट्स अगर आप ये कर देते हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, इसके रूट्स बच्चे क्या क्या होंगे, अल्फा माइनस 1, तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, ए एक्स स्क्वायर, देखो प्लस 2x आता, यहां पे a था प्लस b, यानी इसको ऐसा लिखते हैं प्लस x b प्लस 2a, यहां पे a प्लस b प्लस c आता, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा माइनस 1 एंड, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c बाई ए, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे ये वैल्यू रख दो, देखो सीधे लिख दिया। d कितना क्वाड्रेटिक का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दो। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये आप लिख लो। पूरी कहानी समझ आई बच्चे। तो देखो, अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस के जोन में होते हो, ऐसे सवाल को आप बहुत इजीली फोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग।
इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ये पूरा नोट कर लिया। तो इसको आप बहुत ही एक बेहतरीन सवाल की कैटेगरी में रख सकते हो, राइट। देखो थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक, अगर आप ऐसे नहीं चाहते, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। यू कैन सी हियर, ये अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 आता। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होता, माइनस बी बाई ए पुट करते प्लस बी बाई ए हो जाता। और यहां पे 1 आया, ले लो ए प्लस बी प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर, तब भी सेम बनता। स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे ये तो ऐसे सवाल में क्रॉस चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सवाल अच्छे से बनाया जाए तो आपको क्रॉस चेक में फंसाया जा सकता है, बहुत इजीली आप नहीं कर पाओगे क्रॉस चेक। लेकिन अब ऐसे सवाल करते हैं इनमें क्रॉस चेक करना बेहद आसान है। देखो आईआईटी दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने ये दिया, क्वेश्चन आप लिखो, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखो ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, उन्होंने सब्जेक्टिव पूछा था। इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, then determinant 1 cos a minus b cos a minus c। cos a minus b 1 cos b minus c। cos a minus c और यहां पे cos b माइनस सी 1। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। चलो, विल बी, तो एक तरीका यहां आप क्रॉस चेक कैसे कर पाते, आप बोलते हैं यार ट्रायंगल के एंगल्स हैं, आप ए बी सी को कोई स्पेशल एंगल्स ले लेते,
ट्राइंगल के केस में भाई एक को π/2 ले लेते, कोई π/4 आप यहां पुट करते हुए चले जाते। आइसोसलीज राइट एंगल ट्राइंगल से बढ़िया क्या हो सकता है? एक 90 डिग्री बाकी दो 45 डिग्री, पुट करके एक्सपेंड करते वैल्यू देख लेते। क्रॉस चेक करना आसान है, लेकिन इसको क्रॉस चेक से बचाया भी जा सकता, तभी उस पर आते हैं, ठीक है, कि क्रॉस चेक से कैसे बचा सकते हैं। विल बी ऐसा कुछ पूछ रखा है, तो देखो यहां पे आप दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट की बात करोगे। कैसे कॉस ए माइनस बी कब आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। तो गौर करो, मैंने यहां पे रखा कॉस ए, यहां पे रखा साइन ए, यहां पे रखा 0। इसको अगर 1 चाहिए तो दूसरे में भी कॉस, मैं रो को रख लूं कि रो कॉलम? रो भी रख लेता, कॉलम जैसे भी रखना है। इसी का ट्रांसपोर्ट लेना, रो कॉलम बन जाएगा। कॉस ए साइन ए 0, ये मिल गया। अब देखो बच्चे, ये तो मिल गया 1। अब a माइनस बी चाहिए, तो यहां पे कॉस बी, ये मल्टीप्लाई करेगा, कॉस ए माइनस बी देके जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं लाल? साइन सी 0, यही सेम एंट्री आप यहां कर दो। कॉस बी साइन बी 0, कॉस सी साइन सी 0, राइट। तो आप देखते हैं दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि एक कॉलम यहां पे दोनों का एक एक कॉलम 0 है, राइट, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये टोटल डिटर्मिनेंट कहां गया? 0 की तरफ गया। अब देखो आईआईटी अगर यहां थोड़ी बुद्धिमानी करता तो सवाल और खतरनाक बन जाता। उसको बना के देखते हैं। ये पूरी बात समझ आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो स्प्लिट कर रखा हमने, 2 मल्टीप्लाई करने हैं डिटर्मिनेंट। देखो यहां पे क्या है, आपको 1 चाहिए। 1 का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मेट यहां बन रहे हैं। बोलो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही कैसे गेस किया? क्योंकि यहां पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही सवाल किया था। तो यानी यहां पे मैंने एंट्री कर ली, कॉस ए साइन ए 0, तो यहां पे मैंने रखा कॉस ए साइन ए 0 मल्टीप्लाई करके, ये तो 1 दे रहा है। अब अगले में कॉस ए माइनस बी अपने को चाहिए, राइट। तो यहां पे मैंने क्या किया, कॉस बी साइन बी 0, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। आप लोग तभी मैं कहता हूं रोज खूब प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ करते जाओ। ये थोड़ा सा रैंडम टॉपिक है। आप देखो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पे हमने अलग से टाइम दे दिया, पूरा एक लेक्चर इसी पर जा रहे हैं, और वो भी उस पर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रहे हैं। शायद तुमने भी बहुत कोचिंग करी होगी, तो पहले तो शायद इतने दर्शन तो नहीं हुए होंगे, बट ये जेई के आर्काइव्स हैं जो भी तुम कर रहे हो, मेरे सवाल नहीं है। अब देखो आईआईटी इस पे एक बहुत बेहतर सवाल पूछ सकता है। जेई अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो शायद ज्यादातर लोग फंस जाएं। सवाल क्या है? सेम प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ है, ट्रायंगल ना लिख के ये सवाल पूछ लिया जाए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पहली बात लिख दी गई, सच दैट, यहां पे एंगल ना लिख के ऐसे भाई स्मॉल एबीसी या कैपिटल ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच दैट ए इक्वल टू पाई रेस टू दी पावर ई, राइट, बी इक्वल टू ई रेस टू दी पावर पाई, सी इक्वल टू पाई रेस टू दी पावर पाई, ये रख दिया। नो ए बी सी ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब आपको थोड़ा डर लगना शुरू हुआ होगा सवाल से, ठीक है। और फिर मैंने कहा देन ये डिटर्मिनेंट लिख देता हूं, राइट, सिमिलर डिटर्मिनेंट, you can see this then this determinant will be, अब देखो मोर देन वन चॉइस का सवाल है,
will be first option rational, दूसरा इंटीजर, irrational number, greater than e, irrational number स्मॉलर देन पाई। अब आपको पूरा पूर्णतया विश्वास हो गया कि आंसर था पाई और ई के टर्म में आए, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा। आप कुछ भी पुट करो, कोई समस्या ही नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, सेम सवाल है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? तो जब वैल्यू 0 आएगी, 0 इज रेशनल नंबर, मैंने बोला मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इंटीजर भी है, बाकी 2 ऑप्शन गए। तो देखो, अगर ये सवाल बना देते आईआईटी वाले तो क्रॉस चेक वाले तो गए। देन विच विल बी ऑलवेज करेक्ट पूछ लेते, समझ रहे ना? ऑलवेज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज करेक्ट फॉर दिस डिटर्मिनेंट। तो ये बात नोट कर लो। ठीक है, बाकी तुम्हें अगर कोई डिस्कशन वगैरह करना कर लो, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं।